नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे, उन चुनिंदा शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने क्षेत्र में कुछ कुछ बड़ा काम किया है, कुछ नया काम किया है और एक प्रेरणा लोगों को दी है। हम आज लखनऊ के एक ऐसे डॉक्टर के पास में आए हैं जिन्होंने स्किन को लेकर अपना पहला क्लिनिक खोला। आमतौर पर जब स्किन की परेशानी कुछ साल पहले होती थी तो हम लोग दांत काट और रिंग कटर ऐसी चीजें यूज कर लिया करते थे। गांव में झोला छाप डॉक्टर इलाज करते थे, शहर के लोग भी परेशान होते थे। स्किन का कोई परमानेंट क्लिनिक कहीं दिखाई नहीं देता था। एक डॉक्टर ने बड़ी साहसिक पहल करी और ये कहा कि क्यों ना लखनऊ में एक क्लिनिक खोला जाए। यहाँ बिल्कुल सही समझे आप, हम डर्मा क्लिनिक के डॉक्टर नीरज पांडे के साथ आज बैठे हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका 4PM न्यूज नेटवर्क में। आपका जब क्लिनिक खुला था तो मुझे याद है कि बड़ा एक लोगों के बीच में जिज्ञासा थी और ये समझ नहीं पा रहे थे कि स्किन को लेकर भी एक क्लिनिक हो सकता है। तो ये कंसेप्ट कैसे आया डॉक्टर साहब आपका? जी बिल्कुल सही कहते हैं। पहले जब आप स्किन की या डर्मेटोलॉजी की या चर्म रोग की बात करते थे तो लोग यही समझते थे कि जो चर्म रोग विशेषज्ञ है केवल, जैसा आपने पहले कहा, दांत खात खुजली या कोई जो चर्म के कुछ रोग हैं उन्हीं को डील करता है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की नॉलेज बढ़ी डर्मेटोलॉजी की और हम लोगों ने जब जनता को अवेयर किया या जागरूक किया और उनको बताया कि स्किन में सिर्फ यही रोग नहीं है, हम आपकी त्वचा को कैसे सुंदर दिखा सकते हैं, हम आपकी जो झुर्रियां आ रही हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम आपके जो बाल जा रहे हैं उसको कैसे बालों को वापस ला सकते हैं या बाल झड़ना रोक सकते हैं, इन सारी चीजों को एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी का नाम दिया गया। यानी डर्मेटोलॉजी का वो भाग जो ब्यूटी के इस सेक्टर से साइंस के साथ, जब मैं कहता हूं साइंस, इसका मतलब नॉलेज के साथ, उस प्रोसीजर को करने की ज्ञान के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी कहते हैं। वो मैं नॉर्थ इंडिया में पहला ऐसा डॉक्टर था जिसने इस तरह का प्रयास किया। फिर हमारे बाद तो वो श्रृंखला बनती चली गई, काफी सारे डॉक्टरों ने किया। 12 साल पहले का ये प्रयोग, आपको डर नहीं लगा कि कोई आदमी ने कभी लखनऊ में जैसी राजधानी में कभी ये प्रयोग नहीं किया था, इस तरह स्किन के डर्मा क्लिनिक होते नहीं थे, तो आप खोलने जा रहे हैं और नई नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है आपकी, तो चलेगा या नहीं चलेगा? एक्चुअल में नया जब प्रोजेक्ट कोई भी आदमी करता है तो दिमाग में बड़े शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं कि ये पता नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ऐसा कुछ ख्याल आया था? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और आपके इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, चूंकि मैं ये अपने जो आपके दर्शकगण हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि क्या फर्क होता है एक, जब आप कोई एक सफल आदमी कहते हैं या एक काम जब कोई करने जाता है असफल आदमी कहते हैं। बहुत छोटा सा एक फर्क है, उसका डर। अगर आपने डर के कोई काम किया है तो आप डर के ही चलते रहेंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। मुझे आपके बारे में, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। जब यहाँ इतने साल से लखनऊ में आज रहते हुए हम लोगों को 35-40 साल हो गए, हमने इस तरह का प्रयास और इस तरह की जो आप नॉलेज के साथ लोगों को, मीडिया में बहुत सारे लोग आते नहीं देखा। तो आपने एक अपने साहस से और डर को पीछे छोड़ते हुए एक जगह बनाई। वैसे ही मैं बिल्कुल बिना डरे हुए, मुझे बिल्कुल ये डर नहीं था, मुझे इतना भरोसा था अपने ऊपर। मैंने ये सोचा, मैंने जब आज आपको बताता हूँ कि या उस समय हमारी जब हम लोग शुरू करते हैं तो हर किसी की माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। सिर्फ एक प्रयास किया जाता है कि जो अपने बजट में हम बेस्ट पॉसिबल यानी सबसे अच्छा काम कर सकें, उसकी कोशिश मैंने उस वक्त करी थी और ये सोच के करी थी कि अगर 4-6 महीने में इसका अच्छा नहीं आया तो हमें तो बहुत सारी नौकरी फिर मिलेगी, जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ उतना मुझसे मेरा हक कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आज इतने साल बाद मैं कह सकता हूं कि बिना डरे अगर कोई आप प्रयास करते हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलती है। ऐसा आपने जब आपने खोला था तो वो शुरू के 2-3 महीने कैसे थे, या आपके संगी साथी लोगों ने क्या आपको हौसला बढ़ाया या डर? मैं देखता हूँ कि जब आप नया काम करते हैं, कुछ अलग हटके करते हैं, तो संगी साथी भी थोड़ा डर आते हैं कि अरे यार कहाँ किस लाइन पे जा रहे हो, संभव नहीं है। इस तरह की बात आपकी जिंदगी में भी? जी बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। ऐसा प्रयास था जो किसी ने नहीं किया था। हर बार जब आप कुछ इंग्लिश चैनल पार करने जैसा है, जब कोई पहली बार कूदा होगा लोगों ने कहा उतना कहाँ तैर पाओगे तुम। उतना ही ये है कि जब मैंने अपनी फील्ड में ये सोचा तो पूरे इस नॉर्थ इंडिया में, यानी आप उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक इस तरह के लोग प्रयास नहीं करते थे। दिल्ली में कुछ सेंटर थे, हमसे पहले कुछ हमारे सीनियर थे, इन्होंने शुरू किया, पर इस बेल्ट में एक बड़ी ऐसी चीज थी, नई चीज की, इन्होंने क्यों शुरू किया और
क्या सोच के शुरू किया। तो मुझे बहुत लोगों ने ऐसा कहा, मैं बिना किसी का नाम लेते हुए भी ऐसे ही कहूंगा कि एक वर्ड आया था उस वक्त जब मैंने खोला, तो लोगों ने कहा एक शब्द सुसाइडल टेंडेंसी, यानी इसमें आत्महत्या करने के गुण दिखाई दे रहे। जिस तरीके से आया ये चलेगा नहीं, है सबका एक असेसमेंट था मेरे आने से पहले। पर धीरे धीरे जब वही लोग जो कभी आपकी आलोचना करते थे वही आपके मित्र बनते चले गए, उन्होंने उस बात को समझा और आपने अपने आलोचकों को अपना मित्र बनाया, पर अपने काम से और अपनी हिम्मत से। डॉक्टर साहब, क्लिनिक इतना चल जाएगा कि आपको लखनऊ में गंज के पास में एक नई दूसरी ब्रांच खोलनी पड़ जाएगी, शायद आरिफ होटल के पास में आपने खोला है अभी जल्दी में ही। ये कल्पना थी कि यहाँ पे इतना होगा, गंज में आप एक ऑफिस खोलेंगे अपना, ये सब सीन में था, कहीं पिक्चर में था? जी बिल्कुल था। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ और आपके दर्शकों को भी बता दूं कि यू सक्सीड ओनली व्हेन यू आर ए ड्रीमर एंड ए अचीवर। इट मीन्स कि अगर आप कल्पना करते हैं और कल्पना को सही रखने का हौसला रखते हैं, तो कल्पना तो मैंने मेरे बहुत सारे सर देखिए, अगर आप सपना देखेंगे नहीं, हर सफल आदमी सपना जरूर देखता है कि मुझे ये करना है। तो मेरी जिंदगी के कई बड़े सपने हैं, उनमें से एक ये सपना था जो मैं एक पूरा कर चुका हूँ। ऐसे कई और सपने हैं जो आप भविष्य में देखेंगे और वो पूरे होंगे। तो मुझे शुरू से ये विश्वास था कि मैं इसे एक और बनाऊंगा। उसके साथ अगर आप और भी देखेंगे तो और भी बहुत कुछ हम लोगों ने किया है। ट्रांसप्लांट का अलग क्लिनिक बनाया, ऐसे बॉडी कॉन्टूरिंग का, यानी जो आपका फैट लॉस का क्लिनिक है वो एक अलग बनाया है। सबको अलग अलग, जो किसी ने पहले कभी नहीं किया। बॉम्बे में भी इस तरह की क्लिनिक नहीं मिलती है। तो ये सपने से ही हौसला आया, हौसले से ही काम बना। तो सब कुछ अगले जो सपने बचे हुए हैं, जो अगले प्रोजेक्ट में हैं, कुछ शेयर करेंगे? कौन कौन से सपने बड़े रह गए? देखिए, मेरे कुछ सपनों में से ये है कि मैं सबसे बड़ी चेन नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये चाहता हूँ कि जब कोई चीज़, कहीं भी कोई बात हो पूरे हिंदुस्तान में या एशिया में, कि भाई चर्म रोग की कोई ऐसी चीज़ है या ऐसा कोई लेज़र या ऐसी कोई मशीन है जो कहीं मिल सकती हो, तो लखनऊ में डॉक्टर नीरज के यहाँ है। ये मेरा एक सपना है, ये एक जिसको मैं पूरा करने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। दूसरा एक मैं ये चाहता हूँ, मैं एजुकेशन यानी पब्लिक अवेयरनेस के काम करना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ ये जो फील्ड है, जैसे मान लीजिए ये अभी हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर तो बहुत सारे स्किन के होते जा रहे हैं, पर उनको असिस्ट करने के लिए इस फील्ड में कोई कोर्स नहीं होता। यानी हमको कोई लेज़र में हेल्प कर सके, हमारे मरीज दूसरे तरह के होते हैं उनको समझा सके, उनकी ट्रेनिंग के लिए मेरा एक सपना है कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊं और हमारे हिंदुस्तान के जितने बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेंड स्टाफ मिल सके। इसके लिए मेरा एक, और जिसमें मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। मतलब ये जो आप पूरे हिंदुस्तान की कर रहे हैं, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते आप इस तरह से डॉक्टर्स लोगों की जो स्किल वाले हैं? देखिए, आपसे ऑलरेडी, जिक्र भी कर रहे थे आपने, कोई हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ही जैसा आप कहते हैं ना सपनों से हौसला, उसी श्रृंखला में एक और बात है कि हम लोगों ने, या यूं कह लीजिए कि वो हमारे लखनऊ के कुछ डॉक्टर्स और ख़ास तौर से मेरे ही दिमाग की उपज थी कि एक एसोसिएशन, मैंने बहुत सारे एसोसिएशन, हमारा एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IDVL कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट। वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हमने वैसा नहीं सोचा, लेकिन हमने सोचा कि उससे कुछ अलग करते हुए ऐसे लोग जो एस्थेटिक प्रोसीजर कर रहे हो, जिनकी प्रैक्टिस हमारी तरह की हो, या जो हम लोगों को, चूंकि ये नई चीजें हैं, जो ज्ञान हम रोज कर करके अर्जन कर रहे हैं उसमें दूसरे में बांटने के लिए, और सारे सार्क कंट्रीज में जो डॉक्टर्स हैं उनको नए नए प्रोसीजर सिखाने के लिए, और डर्मेटोलॉजी को और ताकत और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा सार्क, एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी। आपको सार्क, जिसमें सारी सार्क कंट्रीज के डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सारे बड़े डॉक्टर्स आज इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक संस्था आपने ऐसी ऑलरेडी बना रखी है जो सार्क देशों में भी फैली हुई है? बिल्कुल फैली हुई है। आज उसके अगर आप हिंदुस्तान से मेंबर देख लेंगे तो करीब 800 मेंबर उनके, ये पिछले 2 साल में ही हुआ है सर, 800 मेंबर। ये कल्पना आपकी थी? बिल्कुल मेरी कल्पना थी। आज हम लोग 11 कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड वाइड करा चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने मालदीव्स में कॉन्फ्रेंस करा दी इस बैनर के तले, हम लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग में करा दिया, हम लोगों ने श्रीलंका में करा दिया, हम लोगों ने ढाका में कराया, नेपाल में कराया, ऐसे हिंदुस्तान में 5-6 कराए। ऐसे हम साल में 2 बार, और छोटे छोटे कई बार, जिसमें कई सारे नए डॉक्टर्स आते हैं, उनको हम ये जो प्रोसीजर जो कहीं नहीं सीख पाते, क्योंकि जनरली इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं होते, उनको हम सिखाते हैं। तो ये ख्याल आपका कैसे आया कि आप
मैं तो इस बात से हैरान हूँ, लखनऊ में क्लिनिक, दूसरा क्लिनिक, और फिर कल्पना की सार्क देशों में इतने सारे कंट्री को जोड़कर हम एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा सर करें। उसमें वही मैंने कहा ये ना, मूल भावना क्या थी, क्यों बनाया आपने? देखिए मूल भावना यही थी कि जिस तरह से हमने संघर्ष करके एक 12 साल या इतने सालों में एक जगह बनाई और धीरे धीरे सीखा, हमको भी सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मूल भावना यही थी कि जो नए डर्मेटोलॉजिस्ट निकल रहे हैं उनको एक छत्रछाया ऐसी मिल सके जहां वो इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह का कैसे बढ़ाना है, सेंटर कैसे बनाना है, उसके बाद कैसे चलाना है या प्रोसीजर कैसे करना है, ये सब वो सीख सकें धीरे धीरे। इस तरह के लिए हमने और सारे काबिल लोग, जितने लोग इस तरह के प्रोसीजर करते हैं, उनको एक मंच पे लाना भी बहुत बड़ी कठिनाई थी। उनको सबको इकट्ठा करते हुए किसी ने नहीं सोचा था। हिंदुस्तान में लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो सार्क एसोसिएशन आया है, इसने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है पिछले 2 साल में। तो मूल भावना यही थी कि हम सबकी मदद कर सकें, अपने जितना भी थोड़ा भी ज्ञान हम सब लोग अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस से लाते हैं, वो धीरे धीरे सब में बांट सकें और जो नए डॉक्टर आ रहे हैं उनको और सुदृढ़ कर सकें उनकी ज्ञान। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को केवल सार्क कंट्री तक सीमित रखेंगे या और फैलाएंगे? आप बढ़ रहे हैं सर, इसमें अब यूरोपियन मेंबर भी आ गए। अभी आप देखिए हम लोग यूरोप की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। हमारी अगली कॉन्फ्रेंस कनेरी आइलैंड्स में है। अगर आप देखें तो स्पेन का एक बहुत अटलांटिक ओशियन का एक बॉर्डर है। अगर आप देखें यहाँ से 16 घंटे की फ्लाइट लगती है, लेकिन वहां जाके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान और बाकी जगहों से करीब 900 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, 1 साल अभी बाकी है। तो मैं इसको धीरे धीरे उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि पूरा विश्व इस ऑर्गेनाइजेशन, आप आधा विश्व तो इसको, जितने हमारे स्किन स्पेशलिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, ये जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो हट के बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मतलब मैं ये मान के चलूँ कि मैं तो सोच के आया था कि मैं लखनऊ के सबसे अच्छे डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। अब ये मान के चलूँ कि आने वाला टाइम में एक इंटरनेशनल फिगर का एक आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है, जिसको पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आपको मैं और बता दूं कि मैं अगर इसी में एक कड़ी में जोड़ते हुए कि मैं वैसे भी अभी भी पूरी दुनिया से मेरे लिए इनविटेशन है, मैं लेक्चर लेने जाता हूँ कहीं। अब हमारे यहाँ अगर आप देखें तो सबसे बड़ा इमकास एक कॉन्फ्रेंस है, सार्क एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंसेज हैं, श्रीलंकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी ने मुझे बुलाया, फिलीपींस एसोसिएशन में बुलाया, ऐसे यूरोप की कई जगह पे ऐसे हमारे अभी ISDS एक मनीला में कॉन्फ्रेंस है, उसमें मेरे लेक्चर्स हैं। इंडियन एसोसिएशन में इंडिया में तो हर जगह हम लोग आपस में इस तरह की बात करते ही रहते हैं और हमारा इस तरह से तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि आई एम इन्वाइटेड गेस्ट स्पीकर इंटरनेशनल ऑल्सो, डोमेस्टिक ऑल्सो, घर में भी और बाहर भी। तो नाम में अब आपके मतलब लखनऊ से इतना नाम हमको मिलेगा। इस एक चीज बस मैं कहूँगा, कल्पना मैंने जरूर की थी, पर इतना मिलेगा और इतना प्यार मिलेगा बाकी सारे डॉक्टर्स का पैन एशिया, बहुत बड़ी बात है। इस नाम से डर्मा क्लिनिक के और इस आपके डॉक्टर नीरज पांडे के नाम से सारे डर्मेटोलॉजी के लोग परिचित हैं। ये धीरे धीरे हुआ है। दूसरा, लेकिन धीरे तो नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ये सारा सफर आपका, अगर 2 साल में आपने दुनिया के इतने मुल्कों के लोग डॉक्टर्स को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, तो ये 2 साल की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि। कभी खुद को लगता होगा कि मैं कर पा रहा हूँ ये काम, लगता है? नहीं जी, आश्चर्य होता है, बिल्कुल होता है। हमने भी नहीं सोचा था भाई, डर्मा क्लिनिक के लिए मैंने सोचा था कि इसको एक हम ला सकते हैं, उस पर मुझे अपनी काबिलियत पे कभी कोई शक नहीं रहा। लेकिन इसमें मुझे ये लगा था कि इतने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी इतने सारे पढ़े लिखे, आप जानते हैं सारे पढ़े लिखे लोग एक साथ काम करना, सबको एक जगह इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम है। जो लोग अपनी अपनी अलग शैली सोच की रखते हैं, लेकिन सबको इकट्ठा किया गया, सब लोग एक परिवार की तरह आगे आए और इसको इस मुकाम पे ले आए हैं कि आज पूरा विश्व इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है। बहुत बहुत बड़ी बात है। हम अभी डॉक्टर नीरज पांडे जी से बातों का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने भी कल्पना नहीं की थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं लखनऊ के जिस डॉक्टर से बात मिल के आ रहा हूँ, इंटरव्यू करने आ रहा हूँ, तो वो उस डॉक्टर ने अपनी मेहनत के दम पर सार्क देशों में एक इतना बड़ा संगठन खड़ा कर लिया है कि आज दुनिया के कई देश डर्मा क्लिनिक को और उनको नाम को जाने लगे। जाहिर है कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए भी एक गौरव की बात है। और मुझे तो हैरानी ये बात की हो रही है कि एक PCS अफसर का बेटा, आमतौर पर PCS और IAS चाहते हैं कि वो उनका बेटा भी उस लाइन में आए। हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं डॉक्टर पांडे जी से। डॉक्टर साहब, आपके पिता PCS थे और आमतौर पर मैंने देखा PCS और IAS चाहते हैं कि उनका बेटा भी PCS और IAS बने, तो डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया?
जी, अब यूँ कह लीजिए कि कुछ चीज़ों उस उम्र में तो ख्याल में ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी प्लानिंग से मैं डॉक्टर बना हूँ। मैंने जब 12वीं की तो मैं अच्छा स्टूडेंट था और मैंने हॉस्टल से पढ़ाई की थी नैनीताल से। मैं बिरला का 12th तक मैं वहीं पढ़ा और उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया, चूँकि मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था और बायोलॉजी सब्जेक्ट इसलिए लिया था कि मैथ्स मेरी अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं लिया था कि मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी थी। तो जब बायोलॉजी के मैंने एग्ज़ाम उसके साथ दिया तो उसके बाद सबसे पहले जब बायोलॉजी आप कर लेते हैं तो मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं। तो जो एग्ज़ाम मैंने दिया मैं उसमें पास होता चला गया। मेरा सीबीएसई में भी 81 रैंक आई, मेरा सीपीएमटी में भी सिलेक्शन हुआ, मेरा बीएचयू पीएमटी में भी सिलेक्शन हुआ। तो मैंने उस वक्त केजीएमसी लिया तो वो ख्याल से नहीं था, उस वक्त यूँ कह लीजिए कि ऊपर वाले ने एक रास्ता दिखाया था कि तुमको यहाँ जाना है, उसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं की थी। डॉक्टर साहब, बात करते हैं आपके इस खास तौर से इस जिस लाइन के आप हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत चेतना आई है, आप भी चाहता है उसका चेहरा चमकता रहे, उसके बाल ना झड़ें। मुझे तो रश्क हो रहा है आपके बालों को देखकर। मेरे बाल थोड़े कम कम होने लगे, लेकिन आपके बाल उतने घने हैं। ट्रीटमेंट अपने ऊपर भी करते हैं कि आपके चेहरे के गाल भी इतने अच्छे से हैं, बाल भी इतने अच्छे से हैं, तो अपनी दवाएं खुद भी यूज करते देखिए, ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयाँ नहीं होती। ट्रीटमेंट आपकी, जब आप एक अच्छे स्किन की बात करते हैं तो आपकी शारीरिक स्थिति के अलावा आपकी मनोस्थिति का भी बहुत बड़ा असर होता है। तो मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, खुश रहता हूँ, दूसरों को खुश रखता हूँ, तो उससे थोड़ा ग्लो बना रहता है। हाँ, ये सही है कि जब चूंकि उम्र बढ़ रही है तो हर कोई जवान दिखना चाहता है और चिरयुवा दिखना चाहता है। तो मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। हैं। प्रयास में अपना भी इलाज लेता हूँ और थोड़ा शरीर के लिए भी ध्यान देता डॉक्टर साहब, एक सामान्य जानकारी एक दर्शक चाहेंगे कि जो चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, बालों का टूटना होता है, क्या इन सब का स्थायी इलाज है स्किन ट्रीटमेंट में? हूँ। देखिए, दो चीज़ें समझिए। मैं पहले झुर्रियों से शुरू करता हूँ। अंग्रेजी में फिर एक कहावत है, एजिंग ग्रेसफुली इज एन आर्ट। यानी अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो उसको आपको मानना पड़ेगा कि आप अगर 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो आप 20 साल के नहीं दिख सकते। इसका मतलब ये है आप हर दिन एक बढ़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप 45 साल के हैं तो आप 40 साल और 38 साल के दिख सकें ट्रीटमेंट से। तो अगर आपने ये माना है तब तो इलाज आपका फायदा करेगा, नहीं माना है तो फिर आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर और आप में गैप रहेगा। तो उसका इस उत्तर इसी में निकलता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आपकी जिंदगी ना ये इलाज। ये समय होता है उनको, जितना आपको उसको लगातार करते रहना पड़ता है तभी आप चिरयुवा लग सकते हैं। आपके पास जो पेशेंट आते होंगे उसमें एक बहुत बड़ा तबका तो ये इसी सवाल के साथ आता होगा जी, कि बहुत मेरा आता है। चेहरा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों जितनी बॉलीवुड की खबरें आती हैं, मतलब यूथ तो खास तौर से उससे बड़ा आकर्षित होता है। वो उसमें ये होता है कि स्किन को ताजी करने के लिए लोग दवाएं ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। अब मुझे उसकी भाषा याद नहीं आ रही कौन सा इंजेक्शन होता है जिसको लगा के स्किन हो जाती है। देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इंजेक्टेबल्स में एक बोटॉक्स होता है और एक फिलर्स होता है। बोटॉक्स उन लाइनों के लिए दो तरह के रेंकल्स होते हैं, एक डायनामिक, एक स्टैटिक। यानी हम उनको कहते हैं जब आप कुछ एक्सप्रेशन बना रहे हैं, जब आप हंस रहे हैं ये लाइन दिखती है, ये डायनामिक है। आप ऐसे कर रहे हैं तो ऊपर आपके माथे पे जो शिकने दिखती हैं, जो लाइन दिखती है, वो डायनामिक है। उनके लिए बोटॉक्स है। उसको लगाने बोटॉक्स आया तो इसलिए था कि आगे की जो झुर्रियाँ हैं वो कम कर सकें, हटा ना सकें। और दूसरा ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग यानी जो लाइंस होती हैं उसको वो 4 से 6 महीने के लिए कम कर देता है। ये है फेशियल एक्सप्रेशन आपके। दूसरा है कॉन्टूरिंग, यानी आप देखते हैं उम्र के साथ साथ जैसे एक धरती पे गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जो चीज़ ऊपर जाए वो नीचे आती है, वैसे ही आपकी स्किन भी धीरे धीरे नीचे आती है, जिसको आप सैगिंग बोलते हैं। उसके लिए फिलर्स आ गए हैं जो आपको कॉन्टूर करते हैं। यानी हर उम्र की एक कॉन्टूरिंग है। आप देखेंगे जो एक 16 से 20 साल की बच्ची है उसका थोड़ा सा गाल उठा रहेगा, वैसे ही जब 40-50 की अवस्था में आते हैं तो गाल नीचे आ जाता है। उनको हम फिलर से फिर से उसी तरह कर सकते हैं, पर उसका भी एक समय है। अगर हर फिलर का एक साल से 2 साल के बीच में वो चलते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आ गई हैं, लेजर्स आ गए हैं, बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड्स है, जो आपकी उम्र को 5 से 10 साल कम कर सकते हैं। और उम्र कम करने की बजाय आप उस समय जितना अच्छा दिख सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ये आपने जरूर आपने करते एक हैं। सवाल ये जवाब में कहा था कि मानसिक स्थिति भी स्किन को ठीक रखने में जरूरी जी होती है। बिल्कुल, क्या सबसे बड़ी ये है साइंटिफिक? बिल्कुल फैक्ट है। देखिए, स्किन के जितने डिसऑर्डर्स हैं जिसके बारे में आप हमारी जनता को पता होगा, चाहे सोरियासिस हो, विटिलिगो हो, या कोई भी स्किन की बीमारी हो, स्ट्रेस से बढ़ती है।
आजकल आदमी के जीवन में स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, इसलिए स्किन की बीमारियां भी आप देख आपका रहे कहना होंगे है बढ़ कि रही तनाव से स्किन की समस्याएं हैं। होती हैं? बिल्कुल होती हैं, जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और कुछ समस्याएं तो स्ट्रेस से ही बढ़ती हैं। तो जरूर है, ये एक बहुत बड़ा कारण बना है। पिछले कई सालों से स्ट्रेस की वजह से कई सारे स्किन की डिसऑर्डर्स में बढ़ोतरी हो रही है। स्किन जैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यानी जो पहले से ही आपको चर्म रोग है, वो बढ़ जाता है अगर आपको तनाव ज्यादा है। आपका जो हेयर लॉस है जिसकी आपने बात करी, तनाव में देखिए जो जो कभी जो आप अभी, मैं जैसे आपकी बात करूं तो एक चीज होती है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, यानी जेनेटिक अनुवांशिक तरीके का हेयर लॉस होता है आदमियों का विशेष तरह से। धीरे धीरे ये लाइन पीछे जाती है। वो पहले किसी अवस्था में अगर आप देखते थे, लोग कहते थे 25 से 30 में शुरू होती है, 50 तक जाते रहते हैं। आज तो मैं बच्चों में भी देखता हूँ 17 से 18 साल में। तो आपकी जीवन शैली और आपकी तनाव, ये इसको और बढ़ा रहा है। इन सारी आपकी एजिंग भी फास्ट कर रहा है, यानी जो झुर्रियां कभी आप 35-40 में दिखते थे, आप 25-30 में भी उस तरह की लाइनें दिखने लगी हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें हैं जो कि आप, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर स्ट्रेस कम हो, लाइफस्टाइल ठीक हो, तो सारे स्किन ट्रीटमेंट भी ज्यादा दिनों तक काम करते हैं। आपके पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, आते होंगे, उसमें ऐसी कौन सी चीज आप पाते होंगे कि अगर ये जीवन शैली ठीक कर लेते तो शायद वो नहीं आते, बहुमत के आधार पर? क्या बीमारी होती है, स्किन में झुर्रियां या कोई और? मैं देखिए, झुर्रियों के अलावा जैसे आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, ये सबसे बड़ी एक चीज है कि अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जीवन शैली में जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप आंखों के नीचे धब्बे हैं, वो डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन में भी हो सकता है। उसमें सबसे पहले जैसे उसमें आप स्लीप साइकिल, यानी अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं है तो वो बढ़ता जाएगा। दूसरा है डाइट, अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं। तीसरा है स्ट्रेस, तनाव। फिर है आपका सन एक्सपोजर, धूप में जो ज्यादा काम करते हैं उनकी एजिंग ज्यादा होती है, उनको इस तरह का कालापन ज्यादा होता है, उनको आंखों के नीचे ये जो काले धब्बे हैं वो ज्यादा आते हैं। तो अगर इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जाए तो इन सारी अवस्थाओं पे जरूर कंट्रोल किया जाए। आप कहते हैं धूप में मत जाइए, फिजिशियन कहता है धूप में खड़ी हो तो विटामिन डी मिलेगा। नहीं, उसका भी एक तरीका है सर। धूप में जाइए, सनस्क्रीन लगाइए। और धूप में जाने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह जाइए शाम तक धूप में ही खड़े रहिए। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और खास तौर से जो ये 11 बजे से 2 बजे तक का जो सन है उससे आप बचिए। बाकी सुबह आप सन एक्सपोजर कर सकते हैं थोड़ा बहुत बाहर की। सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है, एक मिनिमम इरिदमा डोज की भी बात होती है। एक समय पे सन आपके लिए, एक समय तक सन आपके लिए लाभदायक है तो कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई ऐसा स्किन डिसऑर्डर है जो सन एक्सपोजर से बढ़ सकता है तो उसको बचाने के लिए आपको थोड़ी धूप की कमी अपने जीवन में करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि आप जैसे जो डॉक्टर है, ये अभिजात वर्ग के डॉक्टर है। आपके पास जो लोग आते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं, मतलब वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहते हैं, थोड़ा ग्लैमर दिखना चाहते हैं। गरीब क्या करे? देखिए, दोनों मैं इस चीज़ को थोड़ा दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा। जो अच्छा दिखने चाहता है वो रिक्शा चालक से लेके प्रधानमंत्री तक हमारे सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। अच्छा ऐसा कोई मैंने मानो नहीं देखा जो अच्छा दिखना नहीं चाहता हो। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। अब बात आती है अभिजात वर्ग की। चूंकि ये स्किन ट्रीटमेंट्स बड़े महंगे होते हैं, जैसे आपको पेट घटाना है, झुर्रियां कम करनी है, तो अभिजात वर्ग के लिए ज़्यादा इसलिए हो जाता है केवल क्योंकि वही अफोर्ड कर पाते हैं। पर ऐसे भी इलाज हैं जो कि इलाज इतने महंगे नहीं हैं जो आम आदमी न कर पाए। तो आज जो हमारी अगर आप प्रैक्टिस की बात करेंगे तो मैं आम आदमियों को ज़्यादा देखता हूँ, अभिजात वर्ग को कम देखता हूँ। लोग आजकल अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। समय बदल चुका मैं है। देखा कुछ ग्रामीण तबकों में कुछ फंगस, कुछ इन्फेक्शन को लेके बड़ी बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि कुछ पत्ती लगा लो, कोई दवा कर लो, कुछ झाड़ फूक कर लो। ये इस तरह की जानकारी भी आपके पास रहती है? जी बिल्कुल। मैं इसके लिए फिर से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक मौका दिया जिससे मैं दर्शकों को कुछ सुझाव दे सकूं और बता सकूं कि आजकल सबसे बड़ी विडंबना क्या है हमारे देश में। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, चाहे सार्क एसोसिएशन है, आईडीवीएल, हम लोगों ने एक अलग विंग बना रखा है जो जनता को ये बता सके कि क्या गलत है क्या सही। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे खराब चीज़ है बाजार जाना, टीवी देख के ट्यूब खरीद लेना। उससे हम लोगों की जो उनकी भी जिंदगी वो हो गई है नासूर, और हम लोगों को भी इलाज करने में काफ़ी तकलीफ हो गई है। जो फंगल इन्फेक्शन आपका महीने भर में ठीक हो सकता था, आज 6-6 महीने ले रहा है, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड होता है। कोई भी ऑइंटमेंट जिनका आपने नाम लिया, मैं कि जिनको आप टीवी पे देखते हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे क्वाडिडम है, ऐसे बहुत सारे हैं लोग, लोबिडियम, ये नहीं उसमें देखते कि उसके अंदर लिखा क्या है। अगर कोई नहीं जान, वो आपको खराब है, वो मीठा जहर है,
उसको आप मानिए स्किन में जहर लगा रहे हैं। उस जहर का इफेक्ट हटाते हटाते हमको सालों लग जाते हैं। बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं। और आप समझिए, हमारा एक पूरा, हम लोगों ने कोर्ट में इसके लिए एक प्ली कर रखी है। हम लोग लगातार जो आप कोर्ट पे गए हैं? हमारा एसोसिएशन लगा हुआ है कि इन चीजों को बैन कर सके। हमारा एक इटाटसा एक विंग है पूरा, एक उसमें जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो जगह जगह जाके इस बात को ये कोशिश करते हैं कि इनकी सेल बंद हो जाए, जो इस तरह की क्रीम है। जो कि आम आदमी तो सोचता है देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरह का नहीं होता, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता, पर हमारे हिंदुस्तान में आराम से मिलता है। वो स्किन को अच्छा क्या है कि उसको एक बार लगा लीजिए तो इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद वो और ज्यादा आता है। तो मैं यही जनता से गुजारिश करूंगा कि कोई भी क्रीम, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके बारे में आप जानते ना हो, अपने चेहरे पे या बाकी शरीर पे ना लगाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई अपना इलाज ना करें। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कि ऐड इतने आते हैं अखबार में, हर अखबार में लिखा होता है दांत खाल खुजली, और मतलब उसको दीवारों में बोर्ड लगे होते हैं। उसको बंद करना चाहिए सर। अब चूंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उनका हर किसी का एक बड़ा प्रोडक्ट है जिससे उनको करोड़ों का लाभ हो रहा है, इस वजह से उसकी मार्केटिंग बहुत हो रही है। तो हम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग शायद उस तरह से सही चीज मार्केट नहीं कर पा रहे हैं कि पब्लिक को पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन पिछले कई सालों में कई बदलाव हुए हैं, कुछ क्रीमें बंद हुई हैं, पब्लिक समझदार हुई है। और हम ये बताना चाहते हैं कि भाई उस रोग को, जो रोग आपका, उससे इतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं कि आप ये समझिए कि सालों लगते हैं आपको एक नॉर्मल स्थिति में वापस लाने के लिए। लोग चेहरे पे स्टेरॉइड लगा लेते हैं कालापन दूर करने के लिए, इमीडिएट तो आपको रिलीफ मिल जाता है, पर चेहरे पे बाल आ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां बढ़ जाती हैं, चेहरे पे उसी तरह गड्ढे बढ़ जाते हैं, धूप में जाते ही लाल होने लगता है, चकत्ते पड़ने लगते हैं। ये सब चीजें उन क्रीमों से होती हैं। उन क्रीमों से फिर वो मरीज लंबे समय तक के लिए चर्म रोग हो जाता है। तो एक तरीके से, जैसे आप कहते हैं ना, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको बैन करना चाहिए। उनमें से एक ये दवाई है। मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की दवाइयों को इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से बैन किया जाए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दिया जाए। कुछ छोटे छोटे सैलून होते हैं, आप शेव करने जाइए, वो तुरंत कहते हैं कि ये साफ फेशियल कर दें, मसाज कर दें। तो वो जो प्रक्रिया होती है फेशियल मसाज जो सैलून्स पे होती हैं, देखिए एक और बात, फील गुड फैक्टर के लिए आपको, लेकिन ये जानने का आपको पूरा आगे कि लगा क्या रहे हैं। अगर सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आपको मसाज कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो उसको मैं गलत नहीं मानता। लेकिन अगर आप उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स लगा दे रहे हैं, जिससे कह दे लाइए डॉक्टर साहब या लाइए साहब मैं आपका ब्लीच कर दूं, तो वो आपकी हर त्वचा के लिए वो ठीक नहीं है। ब्लीचिंग बिना किसी उसके ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं कभी कभी कि चेहरा जल जाता है। तो इसलिए जानने की आपको पूरी जरूरत है कि मेरे चेहरे पे लगाया क्या जा रहा है। आप पूरे हक से पूछे कि भाई मेरे चेहरे पे लगा क्या रहे हो तुम। तो देखो हम लोग आम आदमी क्या उसको बताता है कि ये O3 का है, कुछ डिब्बे निकाल के दिखा देगा। कुछ सामान्य आदमी मैं जानना चाहता हूँ, आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि सामान्य आदमी जो वो जाता है अच्छे सैलून पे जा रहा है, हबीब के जा रहा है, शहनाज, तो चेहरे पे क्या लग रहा है उसने डिब्बा दिखा दिया, वो तो कुछ जानता नहीं है इसके अंदर क्या इसके केमिकल, तो उसको क्या किस तरह पड़ताल करे वो भी। देखिए, हर सामान्य आदमी के लिए ये जरूरी है कि जिस डब्बे पे है उस पे ये 2-4 चीजें वो याद रखे। एक तो कोई स्टेरॉइड ऑइंटमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा होता है डब्बे में सब कुछ। ब्लीचिंग एजेंट अगर उनको सूट नहीं करता तो वो नहीं होना चाहता। उनसे आप कहिए कि सिर्फ हमको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के मसाज कर दीजिए, चेहरा साफ कर दीजिए, इसके अलावा आप ज्यादा कुछ मत करिए। आप कहना चाहते हैं कि जो ये ब्लीच किया जाता है चेहरे पे, ये लॉन्ग रन में आपको हानि देता है। ये संदेश महिलाओं के लिए भी है। महिलाएं तो हर, देखिए महिलाएं कुछ बालों का हर महीने उनके लिए भी है। देखिए, ब्लीच ना करने के बजाय आप ये नहीं, मैं ये उसमें ये देना चाहता हूँ, आप देखिए ब्लीचिंग वगैरह, और आप पैन इंडिया छोड़ दीजिए, बाहर के देशों में देखिए, अगर आप यूएस में देखेंगे, यूके में देखेंगे, ब्लीचिंग नहीं होती है। वहाँ लोग लेजर हेयर रिडक्शन करा लेते हैं, हमेशा के लिए बाल कम हो जाते हैं। तो फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बालों के लिए होता है जो चेहरे पे अनचाहे बाल आ गए, शरीर पे उसका भी इलाज है, वो करना चाहिए बनस्पत इसके कि जो छोटे छोटे कभी आपने इलाज करा ली जिससे आपको त्वचा को नुकसान पहुंच सकता। अच्छा, ये पार्लर में महिलाएं हाथ पैरों पे ब्लीच कराती हैं, ये भी नुकसानदायक चीज होती है? देखिए, जिसको नहीं करता है नुकसान उसकी किस्मत है, पर ये नुकसानदायक होती है। ये नुकसानदायक होती है, बिल्कुल होती है। और जो तरह तरह के हेयर रिमूवर मार्केट में आते हैं, फ्रेंच और वीट ऐसे करके, ये सब भी नुकसानदायक होते हैं। देखिए, उसको तो आजकल इन लोगों ने काफी सोफिस्टिकेटेड अच्छा कर दिया है, पर इसके बावजूद किसी किसी में वो नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे हर दवा के अपने साइड इफेक्ट होते हैं,
पर सबको नहीं होते। उसी तरीके के इस तरह के ब्लीचिंग एजेंट जरूरी नहीं है सबको बहुत नुकसान दे दें, लेकिन जब वो नुकसान देते हैं तो बड़ा लंबा और गहरा देते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये है कि उसके लिए जब भी आप कहीं लगाइए तो उसका एक टेस्ट पैच लगा लीजिए। वो कि क्या भाई होता है? थोड़ी देर टेस्ट पैच का मतलब ये है कि भैया एक ही जगह लगा के पहले करो, हम देख लेंगे, अगले दिन आएंगे तब कराएंगे। उससे अगर आपको कोई नुकसान नहीं होता है तो आप कराइए, नहीं जरूर ज्यादातर कोशिश ये करिए कि ना करानी पड़े। ये तो आपने बहुत आज मुझे लगता है कि बहुत सारगर्भित जानकारी दी। डॉक्टर साहब, कुछ निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आप इतने व्यस्त रहते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ का क्लिनिक, गंज का क्लिनिक, और अब तो 60 देशों की जिम्मेदारी, फैमिली में कभी नाराजगी नहीं होती टाइम नहीं दे पाने की? देखिए, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि अगर आपकी पत्नी, आपका जहाँ भी हम पहुँचे हैं उसमें मेरी पत्नी का बहुत योगदान है, मेरे माता पिता का बहुत योगदान है, अब तो मेरे बच्चों का भी योगदान है क्योंकि वो भी सिखाते हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। तो और मेरी पत्नी भी एक डॉक्टर है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और एस्थेटिक प्रोसीजर्स में ट्रेंड है, वो भी मेरे पास में ही बैठते हैं। तो हम लोग दिन में कई बार आपस में मिल लेते हैं, तो उनसे एक शिकायत तो नहीं मिलती, पर हाँ मैं उतना समय जितना मेरे माता पिता को देना चाहिए, परिवार को देना चाहिए, एक डॉक्टर होने के नाते शायद हम लोग नहीं दे पाते और हमारे जैसे कई डॉक्टर मित्र नहीं दे पाते। तो मैं यही उसमें अपने डॉक्टर मित्रों को सलाह देना चाहता हूँ और खुद को भी एक सलाह दे रहा हूँ कि हम लोगों को अपने एक डॉक्टरों को एक समय बनाना पड़ेगा। कुछ समय, जैसे मान लीजिए जितना हम समाज की सेवा में इतना आगे निकल जाते हैं, कब रात हुई कब दिन हुई नहीं पता चलता। तो अब हम लोग जरूर चाहते हैं कि एक लाइफस्टाइल बने, एक समय बने और कुछ समय एक परिवार का भी फिक्स हो। जो कि मैं आगे जो आपने पूछा था कि आपके सपनों में और क्या है, तो एक ये भी है कि आगे जाके कुछ मैं अपने समय का सही सदुपयोग कर सकूं। एक आखिरी सवाल जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप भारतीय जनमानस को, क्योंकि आपका इंटरव्यू हजारों लाखों लोग देखेंगे, कौन सी चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, लगता है कि समाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं यही देखना चाहता हूँ, चूँकि जब हम लोग विदेश जाते हैं या जब हम लोग देश के बाहर जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी कोई घटनाएं ना हो जो हमारे देश के नाक को नीचे करें। या हम लोग जब कभी बाहर जाएं तो जो हमारे जो भाई और जो हमारे परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं उनको शर्मिंदगी महसूस हो। उसमें से जैसे कई सारी घटनाएं हैं, जैसे महिलाओं के साथ ही अत्याचार होते हैं, बालिकाओं के साथ, मेरा तो आंखों में पानी भरा, आंखों में आंसू आ जाते हैं कई बार ये देख के कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मेरी जनमानस से अपील है, ये अपील है कि आपस में एक दूसरे को एजुकेट करें, इन सारी जो विसंगतियां हैं, जो एक दूसरे की जो मदद करने की प्रवृत्ति है वो लाते हुए देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे डॉक्टर नीरज पांडे जो आज बता रहे थे अपनी जिंदगी के फलसफे को। और आपने सुना होगा और देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने सपनों की उड़ान में अगर वो मेहनत है, ईमानदार है, तो कितना आगे जा सकता है। जाहिर है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा और जिंदगी में कहीं ना कहीं आप एक ऐसे ही शख्स को बनने की और अपने को खुद को ढालने की कोशिश करेंगे कि जो अपने दम पर पूरी दुनिया में अपना और समाज का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।